हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने अभी तक एरोबिक रेस्पिरेशन को डिटेल में समझा है, जिसमें हमने देखा कि जो सेल होती है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कैसे एनर्जी को रिलीज करती है और वहाँ पे ये 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी रिलीज करती है। लेकिन मान लो अगर सेल में ऑक्सीजन की कमी हो जाए या ऑक्सीजन की एब्सेंस हो तो वो सेल एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करेगा। तो वहाँ पे एक प्रोसेस होती है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसी प्रोसेस को आज हम डिटेल में समझेंगे। तो देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन, द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी इज कॉल्ड एज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। मतलब कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में और वो एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, तो उसे एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। In such deficiency or absence of oxygen, ग्लूकोज कन्वर्ट्स इनटू एथिल अल्कोहल या इथेनॉल। तो मतलब कि अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस हो या डेफिशिएंसी हो जाए तो ग्लूकोज जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एथिल अल्कोहल में या इथेनॉल में, और लैक्टिक एसिड या लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है एंड रिलीजिंग लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, और लेस अमाउंट में एनर्जी को रिलीज करता है। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड शुगर फर्मेंटेशन। तो इस प्रोसेस को शुगर फर्मेंटेशन भी कहते हैं। शुगर फर्मेंटेशन इसलिए क्योंकि यहाँ पे शुगर जो होती है ग्लूकोज उसका फर्मेंटेशन होता है। तो फर्मेंटेशन मतलब केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ सब्सटेंस। तो यहाँ पे सब्सटेंस क्या है? शुगर, इसलिए यहाँ पे शुगर फर्मेंटेशन होती है। नाउ टाइप्स ऑफ शुगर फर्मेंटेशन। शुगर फर्मेंटेशन की 2 टाइप्स होती है। तो पहली है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इसका एंड प्रोडक्ट बनता है वो लैक्टेट होता है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होता है पायरूवेट में और वहाँ पे 2 एटीपी रिलीज होते हैं। तो हम जानते हैं ये जो प्रोसेस है वो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है और इस साइटोप्लाज्म में होता है। नाउ जो पायरूवेट है वो क्या करेगा कि अगर यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता, तब तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन करता। बट यहाँ पे ऑक्सीजन की एब्सेंस है, इसलिए क्या करता है पायरूवेट कन्वर्ट होता है लैक्टेट में। तो ये लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस की प्रेजेंस में ये लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कहाँ पे होता है? ये इन मसल्स एंड बैक्टीरिया, जो हमारी मसल सेल्स होती है वहाँ पे, क्योंकि जब हम दौड़ते हैं या कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है। वहाँ पे ऑक्सीजन अच्छे से पहुँच नहीं पाता है मसल सेल्स में। तो ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से वहाँ पे क्या होता है कि जो पायरूवेट है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया और जो लैक्टिक एसिड है वो हमारे मसल सेल्स में अक्यूमुलेट होने लग जाता है। तो उसके अक्यूमुलेशन से क्या होता है कि जो हमारी मसल्स होती है वो मसल क्रैम्प करने लग जाती है। तो वो लैक्टिक एसिड अक्यूमुलेट होके हमारे मसल क्रैम्प प्रोड्यूस करता है। और जो बैक्टीरिया है, जैसे हम योगर्ट की बात करते हैं तो योगर्ट का बैक्टीरिया क्या करता है, जो दूध होता है उसके प्रोटीन को पायरूवेट में कन्वर्ट करता है और पायरूवेट जो होता है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है। तो इस तरह से योगर्ट बनता है। नाउ जो लैक्टेट है वो लैक्टेट में कन्वर्ट होने के बाद क्या होता है, ये आगे कॉलेज साइकिल परफॉर्म करता है। कॉलेज साइकिल या लैक्टिक एसिड साइकिल और ग्लूकोज लैक्टिक साइकिल जिसे कहते हैं वो परफॉर्म करता है। तो ये साइकिल कैसे होती है उसको हम यहाँ पे डिटेल में समझते हैं। तो हमने देखा कि जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन कन्वर्ट हुआ 2 पायरुविक एसिड में, जिस प्रोसेस को हमने कहा ग्लाइकोलाइसिस, और ये हुआ था सेल की साइटोप्लाज्म में। तो ग्लाइकोलाइसिस को EMP पाथवे भी कहते हैं। नाउ जो पायरुविक एसिड है तो वो यहाँ पे अगर ऑक्सीजन या माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है तो एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, जहाँ पे क्रेब्स साइकिल और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होगा। और हम देखते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन की एब्सेंस है तो ये 2 पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो गया लैक्टिक एसिड में। अब क्या होता है, जो ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होने के बाद आगे ये कॉलेज साइकिल परफॉर्म होगी। तो कैसे होता है ये, जो लैक्टिक एसिड है वो क्या करता है, चला जाता है लीवर में। लीवर में जाने ट्रांसपोर्ट होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में। तो ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होने के बाद लीवर में स्टोर रहता है और जब भी ज़रूरत होती है एनर्जी की तब क्या होता है, जो ग्लाइकोजन है फिर से कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। तो ये जब ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसको ग्लूकोनियोजेनेसिस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो ग्लूकोज बना है वो लैक्टिक एसिड से बना है, ना कि कोई कार्बोहाइड्रेट से बना है, इसलिए इसे ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। अब ये ग्लूकोज जो है वो ब्लड में आ गया है तो जो ब्लड ग्लूकोज है वो क्या करेगा, मसल की तरफ जाएगा।
मसल में ये ग्लूकोज को पहुंचाएगा, तो ये मसल में आने के बाद जो ग्लूकोज होता है वो फिर से ग्लूकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्या होगा, जो मसल ग्लूकोजन है वो फिर से ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस करेगा। ये ग्लूकोजन जो है फिर से ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस करके 2 पायरुवेट एसिड बनाएगा, तो ये फिर से 2 पायरुवेट एसिड बनाएगा। और फिर यहाँ पे आने के बाद अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो करेगा एरोबिक रेस्पिरेशन, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो ये करेगा लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से ये साइकिल चलती रहेगी, इसलिए इसे कहते हैं कोरेज साइकिल या लैक्टिक एसिड साइकिल या ग्लूकोज लैक्टेट साइकिल। ये हमने अभी मसल सेल्स की बात की। हमारी बॉडी में एक और सेल जैसे रेड ब्लड सेल होती है, उसके अंदर ऑक्सीजन तो हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए हमारी जो आरबीसी होती है वो भी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करती है। वो क्या करती है, उसका काम होता है सिर्फ ऑक्सीजन को टिश्यू तक पहुँचाना, ना ही कि उसको यूटिलाइज करना। तो वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज नहीं करती है, वो बस ट्रांसपोर्ट करती है ऑक्सीजन को। लेकिन जो आरबीसी होती है उसमें जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है, तो आरबीसी की साइटोप्लाज्म में ही ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होगा और वहाँ पे एटीपी टू एटीपी जनरेट होंगे। तो इस तरह से आरबीसी के अंदर ये एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। नाउ अब दूसरा जो प्रोसेस है, दूसरा जो टाइप है वो देखते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कैसे होता है ये, तो इसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इथेनॉल है या एथिल अल्कोहल है वो अल्कोहल का ही टाइप है, इसलिए इसे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। तो ये कैसे होता है, ये ईस्ट के अंदर होता है। तो सेम प्रोसेस है, पहले ग्लूकोज जो होगा वो पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, 2 एटीपी वहाँ पे रिलीज होंगे, तो ये ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होगा वहाँ पे। फिर जो पायरुवेट है वो कन्वर्ट होगा एसिटाल्डिहाइड में। तो जब ये पायरुवेट एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे CO2 जो है वो रिलीज होंगे। और ये जो CO2 होता है, जैसे हम जानते हैं कि जो हम ब्रेड बनाते हैं तब क्या करते हैं, जो डो होता है उसके अंदर हम ईस्ट मिलाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो डो का साइज़ है वो एक्सपेंड हो जाता है। फिर वहाँ पे क्या होता है, इस डालने के बाद वहाँ पे CO2 रिलीज होता है, तो CO2 रिलीज होने की वजह से उस डो में बबल बन जाते हैं ब्रेड के अंदर, जो हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से ये बनता है। नाउ अब देखा कि जो एसिटाल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड आगे बनने के बाद वो आगे कन्वर्ट होगा इथेनॉल में, मतलब एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। किसके प्रेजेंस में, अल्कोहल डिहाइड्रोजनस की प्रेजेंस में ये इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम जानते हैं कि जो ईस्ट है वो कंटिन्यूस ये इथेनॉल की प्रोडक्शन करता रहेगा, तो ईस्ट की वजह से बार बार इथेनॉल बनता जाएगा। और क्या होता है, जो इथेनॉल का टॉक्सिक इफेक्ट होता है वो क्या करता है, ईस्ट को किल कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, जो ईस्ट होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। नीचे बैठने के बाद जो होता है ऊपर इथेनॉल बनता रहता है। इथेनॉल या फिर जो भी कोई बेवरेजेस होते हैं जैसे बियर हो गया, वाइन हो गया, अल्कोहल जो होता है वो बनता है इस वजह से। तो ईस्ट जो होता है वो नीचे बैठ जाता है और उसको नीचे से निकाल लिया जाता है। जो हमारे पास जो प्रोडक्ट बचता है वो इथेनॉल होता है, प्योर इथेनॉल, जो कि बियर या वाइन होता है। तो इस तरह से अल्कोहल का फर्मेंटेशन होता है। नाउ जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हमने देखा, तो हम जानते हैं ये लैक्टेट और इथेनॉल में क्यों कन्वर्ट होता है। तो एक बार इसको भी समझते हैं कि लैक्टेट और इथेनॉल में क्यों कन्वर्ट होता है। नाउ जो ग्लूकोज है वो 2 लैक्टेट में या फिर जो एथेनॉल है उसमें कन्वर्ट क्यों होता है, तो उसको एक बार हम समझते हैं। तो हम जानते हैं कि जो ग्लूकोज है तो वो 2 पायरुवेट में जब कन्वर्ट होता है तो वहाँ पे 2 एटीपी रिलीज होती है, तो नेट गेन यहाँ पे 2 एटीपी होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। तो हम जानते हैं ग्लाइकोलाइसिस में यहाँ पे 2 NADH का भी प्रोडक्शन होता है। तो जो यहाँ पे 2 NAD+ होता है उसके यहाँ पे रिडक्शन से यहाँ पे 2 NADH का प्रोडक्शन होता है। तो जो NADH का NAD+ जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस को करने के लिए। अगर NAD+ नहीं होगा तो ये ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस नहीं होगा और ATP यहाँ पे नहीं बनेंगे। सो नीड टू रीजनरेट NAD+ सो ग्लाइकोलाइसिस कैन कंटिन्यू। तो NAD+ को रीजनरेट करना पड़ेगा, तो ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पे NAD+ की रीजनरेशन बहुत ज़रूरी होती है। तो ये कैसे होता है, तो जो 2 पायरुवेट है वो क्या होता है, अगर मान लो यहाँ पे Na2+ की यहाँ पे रिडक्शन होती जा रही है और यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या होगा, 2 पायरुवेट लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है।
तो जब ये लैक्टेट में कन्वर्ट होता है तो क्या होता है, 2 पायरुवेट के साथ जाके NADH का जो हाइड्रोजन होता है वो 2 पायरुवेट के साथ जाके अटैच हो जाता है। तो इसका हाइड्रोजन इसके साथ अटैच होने के बाद क्या होता है, ये 2 NAD+ में कन्वर्ट हो जाता है। तो 2 NAD+ यहाँ पे बन गया। अभी इस NAD+ से क्या होगा, ये वापस से ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में रीयूज हो जाएगा। तो रीयूज होने के बाद क्या होगा, जो भी नया आपकी वह ग्लूकोज मोलिक्यूल आएगा उसका ये वापस से ग्लाइकोलाइसिस करेगा, उसका ब्रेकडाउन करेगा, उससे ATP सिंथेसिस करेगा। फिर उसके बाद अगर वापस NAD+ बनता है तो वो अगले वाले ग्लूकोज को इस तरह से ब्रेकडाउन करके फिर से ATP सिंथेसिस बनना आएगा। तो इस तरह से ये कंटिन्यू होता रहेगा और एनर्जी कंटिन्यू रिलीज होती रहेगी। तो ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला था ग्लाइकोलाइसिस जिसमें कि ये 2 पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, और दूसरा है NAD+ का रीजनरेशन जो कि ये 2 पायरुवेट से लैक्टेट में कन्वर्ट होता है। तब इस तरह से होता है कि हाइड्रोजन इससे अटैच हो जाएगा और 2 NAD+ यहाँ से रिलीज हो जाएंगे। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस होता है। अगर ये टॉपिक आपको समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।